नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। लेकर हाजिर हैं देश का सवाल। कनाडा में एक तरफ जहां जस्टिन ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वहीं अब कनाडा की ट्रूडो सरकार ने वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कनाडा में 10 साल वाला टूरिस्ट वीजा देना बंद कर दिया गया। इससे कनाडा आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नए दिशा निर्देशों में इमिग्रेशन अधिकारी अपने स्तर पर ये फैसला ले सकेंगे कि सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीजा जारी किया जाए या नहीं। अधिकारी ये भी तय करेंगे कि ये वीजा कितने समय के लिए जारी किया जाना चाहिए। पहले इसकी अधिकतम वैधता 10 साल या यात्रा दस्तावेज या बायोमेट्रिक के खत्म होने तक थी, लेकिन अब नया फरमान जारी किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत से कनाडा जाने वालों पर पड़ेगा। सवाल ये कि क्या भारत की ट्रूडो पर कूटनीतिक स्ट्राइक से ट्रूडो बौखला गए हैं और अब वीजा वाली लड़ाई पर आ गए हैं? क्या ट्रूडो खालिस्तानियों पर हारे हैं इसलिए अब वीजा के सहारे हैं? इससे पहले टेस्ला के मालिक और दिग्गज अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया था और एलन मस्क ने भविष्यवाणी कर दी कि ट्रूडो आने वाले चुनाव हारने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है। मस्क ने तंज किया कि 20 अक्टूबर 2025 या उससे पहले होने वाले कनाडाई संघीय चुनाव में ट्रूडो चले जाएंगे। क्या होगा ट्रूडो का? आज बात इसी पर। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है कनाडा। कनाडा की ट्रूडो सरकार का नया फरमान। कनाडा ने टूरिस्ट वीजा पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। कनाडा में 10 साल के लिए मल्टीपल एंट्री की गई खत्म। बार बार कनाडा जाने वालों को होना पड़ेगा परेशान। लगता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तभी तो एक तरफ जहां अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बारे में दावा किया है कि वो इस बार चुनाव में हार जाएंगे, तो वहीं अपनी पार्टी में भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी चरमपंथियों के हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने की घटना के बाद कनाडा सरकार आलोचकों के निशाने पर आ गई है, तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की जीत ने जस्टिन ट्रूडो की परेशानी बढ़ा दी है। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ट्रंप और ट्रूडो के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के कारण कनाडा में संभावित मंदी की चिंता भी जताई जा रही है। और ऐसे में अब कनाडा की ट्रूडो सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। और ऐसा ही ट्रूडो सरकार का एक फैसला है पर्यटक वीजा में बदलाव को लेकर आया है। दरअसल कनाडा ने अपनी पर्यटक वीजा नीति में बदलाव किया है। अब 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा देना बंद कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारियों को अब व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर छोटे समय के लिए वीजा देने की छूट होगी। यानी हर व्यक्ति को परिस्थितियों के हिसाब से कम समय के लिए वीजा दिया जाएगा। कनाडा में बड़े प्रवासी समूह के रूप में भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा। IRCC ने बदलावों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अस्थायी इमिग्रेशन के स्तरों को प्रतिबंधित करने, आवास की कमी को दूर करने और जीवन की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस बदलाव का मतलब है कि कनाडा में बार बार आने वालों को अब कम अवधि के वीजा का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नियमित रूप से काम के बाद छुट्टी मनाने के लिए यात्रा करते हैं। पिछली प्रणाली के तहत IRCC 2 तरह के वीजा जारी करता था, मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री। हालांकि आवेदकों को उनके बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। सभी आवेदकों को स्वचालित रूप से मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए माना जाता था। इससे कनाडा आने वाले वीजा की वैधता अवधि के बीच में कई बार कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। ये 10 साल तक या पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने तक में जो पहले हो उस समय तक हो सकती थी। राजनीतिक संकट से जूझ रहे कनाडा के पीएम ट्रूडो ने मल्टीपल एंट्री पर नीति में क्यों बदलाव किया है, इसके पीछे की असल वजह तो वही जाने। लेकिन जानकार इसके पीछे की वजह यही समझा रहे हैं कि नीति में ये बदलाव राजनीतिक संकट से जूझ रहे पीएम जस्टिन ट्रूडो को आवास की कमी, जीवन यापन की उच्च लागत और घटती अनुमोदन रेटिंग पर जनता के गुस्से को कम करने के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने सुना कनाडा किन सवालों से जूझ रहा है और कनाडा के आने वाले चुनाव और कनाडा की पार्टियों के बीच में मुद्दों को चुनना और उनको अपने हक में रखना वर्तमान स्थिति के लिए कितना जिम्मेदार है वो शायद समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप अब भी कुछ और समझना चाहते हैं तो बड़े खास मेहमान हमारे साथ जल्दी जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देश का सवाल हम पूछने जो जा रहे हैं, चुनाव से पहले आखिर जस्टिन ट्रूडो ने मल्टीपल एंट्री वीजा नीति में बदलाव क्यों किया? इतना जरूरी क्यों था? चुनाव के ठीक पहले आखिर ऐसी क्या बात थी? क्या ट्रूडो इतना बौखला गए हैं कि अब वीजा सख्त करने पर आ गए हैं? क्योंकि एक वक्त था जब कनाडा बाहरी आप्रवासियों को अपने आप बुलाता था, अपने देश का हिस्सा बनाने के लिए हाथ पसारता था और उनको अपना हिस्सा बनाता भी था। क्या ट्रूडो सियासी फायदे के लिए भारत के खिलाफ एक वीजा साजिश रच रहे हैं? क्या कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे मेहमान हैं। जस्टिन ट्रूडो को हम लगातार इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। ये G20 सम्मेलन की वो तस्वीरें हैं जब जस्टिन ट्रूडो नई दिल्ली पहुंचे हुए थे, तब उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। लेकिन इस बात का यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी कनाडा और भारत के बीच में संबंध इतने निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे जिनकी बराबरी, जिनके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल होगा। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके उनका तारुफ करा देता हूं, उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आदित्य भाटी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं, कैमोसून कॉलेज कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके जरिए हम समझेंगे इन रिश्तों में इतना ज़्यादा गहराई, इतना ज़्यादा निचाई क्यों आ गई। डॉक्टर खुशहाल सिंह मेरे साथ, जनरल सेक्रेटरी केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर खुशहाल सिंह, आपका भी समय निकाला आपने हमारे पास आने के लिए और बात करने के लिए। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी इस वक्त जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार के तौर पर कर्नल JS सोढ़ी का जो आकलन होता है बहुत सटीक होता है और मैं हमारे साथ कई बार चर्चा में शामिल भी हुए हैं। निपुण आलम बयान पहचान के मोहताज नहीं हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं फॉरेन रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, इंटरनेशनल मैटर्स के ऊपर। और मेरे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये भी फॉरेन अफेयर्स के रूप में बात करने के लिए जुड़ते रहते हैं। सबसे पहले आदित्य भाटी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। मैं अभी फिलहाल पहले सवाल की शुरुआत किसी खास खांचे में या दायरे में रखकर या नीश में लाकर नहीं करना चाहूंगा। एक ओपन फोरम की तरह मैं आप सबसे बात करूंगा और मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब में कोई पॉलिटिकल नहीं है, तो लिहाजा हम सबको सुनेंगे, सबके जरिए समझेंगे भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो इतना लो लेवल पर क्यों आ गए हैं, क्यों ऐन चुनाव के पहले जस्टिन ट्रूडो को वीजा पॉलिसी में इतना बड़ा फेरबदल करना पड़ा है, वजह क्या है? सबसे पहले आदित्य भाटी जी, आपका रुख करते हुए, कनाडा फिलहाल आदित्य भाटी जी जिस दौर से गुजर रहा है उसमें इंटरनेशनल मैटर्स ज्यादा जिम्मेदार हैं या उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा जिम्मेदार है? जी, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के अंदर दोनों का एक सर्टेन एस्पेक्ट है। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है, कुछ इंटरनेशनल रीजंस हैं और दोनों को मिलाकर डिसीजंस लिए गए हैं जो कि करंट कनाडा गवर्नमेंट को लगता है कि उनके लिए सही है। ये लॉन्ग टर्म के बाकी पॉलिटिक्स बताएगा कि उनके लिए ठीक रहे या नहीं रहे, लेकिन इन प्रिंसिपल जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं है, ना प्योरली इंटरनेशनल है ना प्योरली इंटरनल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका ऐसा कहना है। मैं थोड़ा और वक्त आपको देता हूं। अगर चुनाव इतना नज़दीक है, अक्सर मैंने देखा है भारत में भी जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो बड़े पॉलिसी मैटर्स, US में चुनाव अभी हुए हैं, बड़े पॉलिसी मैटर्स हों या और भी कोई कंट्री हो, बड़े पॉलिसी मैटर से बचा जाता है और उसको शिफ्ट किया जाता है आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर या जो भी हो वो तय करे। लेकिन वीज़ा पॉलिसी में ये जो बदलाव है, क्या ये एक बड़ा पॉलिसी मैटर आपको लगता नहीं है कि ऐसा नहीं है? अगर है तो क्या ये भारत को ध्यान में रख के लिया गया है या फिर ये पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रख के लिया गया है और क्यों? देखिए, अगेन माय ओपिनियन, कोई कंट्री स्पेसिफिक इवेंट नहीं है, क्योंकि जब वीज़ा की बात होती है, जैसे कि विजिट वीज़ा की बात हो रही है, तो ये हर विजिट वीज़ा एप्लीकेंट के लिए अप्लाई करती है, चाहे वो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो किसी और देश का सिटीजन है।
ठीक है, हम इसको पॉलिटिकाइज़ करने के लिए ये कहना चाहें कि इंडिया स्पेसिफिक होगा, वो एक अलग बात हो जाएगी। मैं उस कंट्रोवर्सी में पर्सनली नहीं पड़ना चाहता। मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज़ अ ग्लोबल डिसीजन व्हिच हैज़ बीन टेकन फॉर ऑल इंटरनेशनल विजिटर वीज़ा एप्लीकेंट्स और उनके अपने रीज़न्स होंगे और वो डिसीजन कब लेना चाहते थे और उसको कब इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, बिफोर इलेक्शंस करना चाहते थे, वो अगेन एक इंटरनल कैनेडियन मैटर है जिसमें प्रीटी मच उनका राइट है कि वो कभी भी ये डिसीजंस अनाउंस करें और हमें एज़ अ थर्ड कंट्री जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स हैं वो लोग अपने डिसीजंस के, हम सिर्फ़ उसको देख सकते हैं और उसके रिपरकशंस के लिए हमारे ऊपर क्या होगा कि हमें बारी-बारी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा वगैरह-वगैरह, उनके लिए हमें तैयार रहना है। बट इन प्रिंसिपल वो डिसीजन उनका है। जी हाँ, वो इन प्रिंसिपल वो डिसीजन उनका है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो सरकार है, वो ये फैसला ले रही है। वक्त कहते हैं ना, कई बार टाइमिंग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। कोई भी फैसला कभी भी लिया जा सकता है और कोई भी फैसला किसी खास समय पर लिया जा सकता है। इस टाइमिंग का जो खेल सही जब सेट हो जाए तो चीज़ें बेहतर होती हैं और ज़रा सा भी गलत हो जाए तो चीज़ों का रिजल्ट उल्टा हो जाता है। डॉक्टर खुशहाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी केंद्रीय श्री गुरसिंह सभा, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत श्री अकाल खुशहाल सिंह जी, कैसे हैं आप? और ठीक है जी, सत श्री अकाल जी। आखिर जो कुछ हो रहा है, खुशहाल सिंह जी, अब आपको पूरा वक्त मैं देना चाहता हूं। ये भारत स्पेसिफिक तो नहीं है जो कुछ हो रहा है, या ये हालात इतने लो लेवल पर कैसे आ गए? एक वक्त था ऐसे नहीं थे, एक वक्त था कि इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता था, लेकिन आज ऐसे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? ऐसे लगता है हमें कि ये जो जियोपॉलिटिक्स अभी चल रही है सारे वर्ल्ड में, उसका हिस्सा इसी का डिजाइन है जो अभी हम देख रहे हैं। तो जिस तरह ये एक तरफ से पेंट किया जा रहा है सारा, ऐसा नहीं है। वो जो यूरोप के देश हैं वो ऐसे नहीं कि एक सरकार बदलेगी, उनकी डीप स्टेट बदल जाएगी, उनकी टोटल पॉलिसी बदले, ऐसे नहीं होता। वो देश हैं, उनके इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है हमारे से। और देखो उनका जो है फाइनेंस में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, वो हमारे से तो कम से कम 2 गुना ज्यादा है उनका। इंडिया को तो किसी तरह भी आप उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। उनका जो 5 देश हैं उनका ये सब कॉमन है। उनका एक देश की ये पॉलिसी के पे डिपेंड नहीं करता। उधर चाहे अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनके 4 देश 5 देश का कॉमन है, सब पॉलिसी बनती है। तो जो इंडिया के साथ उनके रिलेशन खराब हो रहे हैं, उसकी वजह यूक्रेन का युद्ध है, जिसको जैसे अमेरिका चाहता था कि उसकी भारत उसकी मदद करेगा, सहायता करेगा, तो भारत ने वैसा नहीं किया। इसलिए जो है हालात है वो फिर बीच में जो बहाना कुछ भी हो गया हो, क्या निडर की कत्ल का मामला हो या और हो, उसको ह्यूमन राइट्स का जो है वो इशू बना के वो सारे देश में जो चल रहा है हमारे साथ, उससे के बाद ही जो हमारे रिलेशन है वो खराब हुए हैं उसके साथ। लेकिन इसमें हमें हमारी देश की जो पॉलिसी है उसके ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो पंजाब में तो बहुत बड़ी गिनती में हमारे जो बच्चे हैं, पिछले 10 साल से कम हर साल 1.5 लाख के करीब बच्चे उधर जाते हैं। उनमें से बहुत ज़्यादा जो उधर ही सेटल हुए हैं, वो जो वापसी वो PR हो गए हैं, वो इधर जो नहीं आए, तो उनके साथ जो उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी रहा है काम करके पंजाब की इकॉनमी में, तो उसका हम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हमारे देश में जो जिस किस्म की सियासत चल रही है, वो सियासत हम 1947 की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो हमने देखा है, पंजाब ने कम से कम तो इसको बहुत हंडाया है। हमने 10 लाख आदमियों का जो है वो इधर कत्ल हुआ है और करोड़ों लोग हैं बेघर हुए हैं। हम तो अभी तक भी उसको भूल नहीं पाए। तो ऐसी सियासत करनी है किसी भी देश के लिए, कहीं भी जो यूरोप में जैसी पॉलिसी बन रही है, वो अपने देश में तो कभी कोई लड़ाई नहीं कर रहे, तो अपने उनके भी साथ में है, बहुत सारे उनके इशू हैं, लेकिन हर एक इशू का इस तरह जवाब नहीं होता जिस तरह हमारे इधर हम सब पेंट कर रहे हैं। तो एक खास करके मीडिया पर वो कर रहा है, ऐसे बातें सामने आ रही हैं
कि आप कनाडा पे अटैक कर दो, ऐसे मीडिया को तो सच्चाई पता नहीं कि इसका जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है उसमें क्या असर पड़ेगा। एक दूसरी तरफ हमारे जो जयशंकर जी हैं वो बोल भी रहे हैं कि कनाडा की इन्वेस्टमेंट हमें जरूरत है इंडिया में विकास के लिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो योगदान है इन्वेस्टमेंट में, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी शांति से हमारा जो देश है जहाँ पर इतने लोग भूखे सोते हैं, गरीबी की रेखा में जा रहे हैं, तो इसमें हम कोई किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह की टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें हो सकता है किसी पार्टी को इस तरह की सियासत करके कोई फायदा होता हो, लेकिन भाईचारा जो हमने 3 भाईचारे मेजर तौर पे जो है मुसलमान, हिंदू और सिख, इन्होंने देश को आजाद कराया है, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे हम रहते आए हैं, हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। जैसे बताया जा रहा, आज ही कनाडा की जो पुलिस है उसने कुछ फुटेज जारी की है मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया में वो दिखाई जा रही हैं। उसने दिखाया है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, कहाँ पर जो है वो झगड़ा हुआ है, वो मंदिर की जगह ही नहीं है जहाँ पर हुआ है। तो जिस तरह इधर पेंट किया 2 भाईचारों को का जो है, एक भाईचारा दूसरे भाईचारे पे अटैक कर रहा है, जहाँ मेंशन के गुरुद्वारे की बात करते हैं। ठीक है ठीक है खुशहाल सिंह जी, आपने सारी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि कनाडा की पुलिस वो जगह दिखा रही है, वो मंदिर की जगह नहीं है, लेकिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पहले ही कह चुके हैं, इस पर खेद जता चुके हैं, और उन्होंने ये पुलिस से कहा है कि इन चीज़ों को सुधारें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब उनके हाथ से निकलती हुई जा रही हैं, और जो रेडिकल्स वहाँ पर हैं वो सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर चीजें वहां ऐसी नहीं भी हैं, उनकी कितनी गिनती है, वही मैं कह रहा हूँ, 13% से ज्यादा आबादी नहीं है, वही तो वोटों में कितना उनको क्या फर्क डाल सकते हैं, क्या फायदा है। वही चीज मैं भी कह रहा हूं कि ये कुछ लोग एक पूरे कंट्री के पॉलिसी मैटर को कैसे अपने हिसाब से घुमा रहे हैं और चला रहे हैं, ये कनाडा पर बड़ा सवाल करता है। खैर, मैं जे सोढ़ी जी का भी कर लेता हूं। एक प्लम्बर की इशू पे कुछ जो है इधर गैंगस्टर है उसकी इशू से हम अपने रिलेशन इंटरनेशनल जो है कम से कम 100-150 साल पुराने रिलेशन है हमारे कनाडा के साथ। गदरी बाबू से के जो मोमेंट है वहां से लेकर हम आज तक आए हैं, हमारे रिलेशन रहे हैं कनाडा के साथ। तो ऐसे तो कभी भी हिस्ट्री में रिलेशन नहीं रहे जहां पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के जो बयान हैं वो ज्यादा तवज्जो दिए जाने चाहिए, और गवर्नमेंट के बयान ही होते हैं जो ज्यादा ध्यान में रखे जाते हैं। जे सोढ़ी साहब से मैं बात करूंगा, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी। जे सोढ़ी साहब, अभी आप सुन रहे थे खुशहाल सिंह जी को, उनका कहना था कि ये जो चीजें हैं ये एक वर्ग है, एक हिस्सा है जो क्रिएट कर रहा है, ये दोनों देशों के जो डिप्लोमेसी है, जो बाकी चीजें हैं वहां पर ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर की बात कही कि उन्होंने कहा कि जरूरत है हमें कनाडा की। तो भारत लगातार डिप्लोमेटिक वैल्यूज को दिखा रहा है। पहला एक स्टेटमेंट एक्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का आया जिसमें उन्होंने ऐसे हमलों की निंदा की और ये कहा कि कनाडा को एक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या जे सोढ़ी साहब, अब तक की सीन में जस्टिन ट्रूडो डिप्लोमेटिक वर्ड्स के सिलेक्शन को चूज करने में या चुनने में कहीं पीछे रह गए हैं? उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी, उन बातों को रखने के तरीके डिप्लोमेटिकली कई होते हैं, लेकिन उन्होंने जब सीधे भारत को निशाना बनाना शुरू किया तो यह समझ में आ गया कि वो नहीं चाहते कि भारत के साथ संबंध उस स्तर पर रहें जिस पर अब तक थे। तो आज की जो स्थिति है और जो पहले हुआ वो किसके लिए आयद होती है? जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1897 में पहले सिख केसर सिंह कनाडा गए थे एक मर्चेंट नेवी शिप पे जिसका नाम था एम्प्रेस, और तब से लेके 1980 तक लाखों हिंदू और सिख भारत से कनाडा गए और भारत और कनाडा के बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हमारे भारतीय भाई बहन जो वहां गए उन्होंने काफी तरक्की की, लेकिन सब कुछ बदला 1980 से जब जस्टिन ट्रूडो के पिता पेरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने खालिस्तानी और जिहादियों को पनाह देनी शुरू की।
उसके बाद जो भी कनाडा की सरकार आई, उन्होंने कभी ऐसे लोगों पे कोई सख्ती नहीं बरती, और हमने देखा कि कैसे कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी और कनाडा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन खास करके पिछले तीन साल से 2021 से जब से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने, तो ये वारदातें वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मैं खुशहाल सिंह जी की बात से पूरा सहमत हूं। ये जो गिने चुने लोग हैं वो एक मुट्ठी भर लोग हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पिछले साल 25 सितंबर 2023 को एक खालिस्तान रेफरेंडम हुआ, जिसमें टोरंटो में 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वैंकूवर में 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कनाडा में 7,72,000 सिख लोग रहते हैं और उसमें से सिर्फ 300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें 0.038% है। लेकिन भारत के कई मीडिया चैनल्स ऐसे दिखा रहे हैं 3 साल से जैसे कनाडा का हर सिख खालिस्तानी है, कनाडा का हर सिख वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, जो कि गलत बात है। मैं खुशहाल सिंह की बात जी की बात से पूरा सहमत हूं कि जो तथ्य हैं वो तथ्य दिखाने चाहिए, अन्यथा क्या होता है, एक गलत पिक्चर बनती है। कनाडा में तो असर पड़ता ही है, भारत में भी असर पड़ता है। मैं एक बहुत बड़ी गहरी टिप्पणी करना चाहूंगा। मैंने देखा है पिछले 3 साल से मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मेरे दोस्त जो 30-40 साल की दोस्ती थी वो सरदारों को खालिस्तानी बुलाने लग गए हैं। तो हमारी मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो गलत काम है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को खालिस्तानी पोर्ट्रे करके एग्जैक्टली लेकिन 2013 से ट्रूडो लिबरल पार्टी को लीड कर रहे हैं। आपने कनिष्का बॉम्बिंग की भी बात कही, और कनिष्का बॉम्बिंग में 329 लोग मारे गए थे। ब्रिटेन के यॉर्क के पास वो हादसा हुआ था, और अब तक कनाडा उस मामले में क्रेडिबल कदम भी नहीं उठा पाया है। अब ट्रूडो हैं, लेकिन 2025 से जो चुनाव अब आने वाले हैं, इसमें पियरे पोलिवेरे की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे मुकाबला है, साथ ही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जगमीत सिंह की है। अगर ये थोड़े लोग हैं, जयसोड़ी साहब, अगर ये थोड़े ही लोग हैं, तो इन थोड़े लोगों का समर्थन लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो सीधे सीधे ऐसे लोगों को क्यों प्रोवोक कर रहे हैं जो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। गुरपतवंत पन्नू लगातार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने की बात करता है। वो कहता है एयर इंडिया के प्लेन में मत बैठिए, नहीं तो क्रैश करा दिया जाएगा। क्या इतने सीरियस आरोपों, इतने सीरियस चीजों को लेकर कोई शख्स बयानबाजी कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उस पर कनाडा सरकार को कदम नहीं उठाना चाहिए? लेफ्टिनेंट कर्नल जयसोड़ी। राजीव जी, सिर्फ कनाडा ही नहीं, अगर हम देखें यूएसए में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जितने ये विकसित देश हैं, गोरों के विकसित देश हैं, कोई भी उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि हमें इन सारे देशों को कॉल आउट करना चाहिए। कनाडा में तो गलत हो रहा है, लेकिन बाकी भी ये सफेदों के विकसित देशों में भी भारत के खिलाफ चीजें ठीक नहीं हो रही है। लेकिन हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के खिलाफ नहीं बोलते, हम सिर्फ कनाडा के खिलाफ बोलते हैं। तो पहली चीज, भारत को इन सारे देशों के खिलाफ सख्त तरीके से एक कॉमन प्लेटफॉर्म से बोलना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, निपुण आलम बयान का मैं रुख कर लेता हूं। निपुण आलम बयान, अभी जयसोड़ी साहब कह रहे थे कि भारत को केवल एक जगह अभी नहीं सोचना होगा। हालांकि भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तहस नहस हो गई है। इसकी शुरुआत कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने की थी। भारत बहुत दिनों तक खामोश रहा, तब प्रधानमंत्री का एक ट्वीट सामने आया है। लेकिन निपुण आलम बयान, अगर हमको सबको कैटर करना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू, पेनी वैंग जो कि विदेश मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनके साथ एक इंटरव्यू ऑस्ट्रेलियन टुडे ने प्रकाशित किया, दिखाया। कनाडा ने उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कनाडा इस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में है निपुण? जो हालात आ गए हैं, एकदम नीचे आ गए हैं हालात, उनको ऊपर लाने की क्या कनाडा कोई कोशिश नहीं कर रहा है? भारतीय राजनयिकों की निगरानी, धीरे धीरे स्टाफ कम हो रहा है। क्या आपको वो जगह नजर आती है जहां हम एकदम मैरीना ट्रेंच की तरह सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाएं? देखिए राजीव जी, मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि हम इसको कनाडा ना कहकर बल्कि जस्टिन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन कहें। क्योंकि कनाडा कहती तो क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि कनाडा में काफ़ी जो
अपोजिशन पार्टी को भी हम देखें यहाँ हाँ, पर पियरे ये और पोलिवेरे की बात कर सकते हैं हम, कंजर्वेटिव। हाँ, तो हम बिल्कुल कंजर्वेटिव पार्टी की बात कर सकते हैं। और ये नहीं कि कनाडा की पार्टी के जो हमारे जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट आज बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी, कई सांसदों ने कहा जो वहाँ के एमपी से कि हम छोड़ देंगे, हम त्याग पत्र दे देंगे। तो मैं मानता हूँ कि कनाडा न कहकर बल्कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट आ जस्टिन जाए, ट्रूडो गवर्नमेंट, ठीक है, हाँ, ठीक है। उसमें ज्यादा अच्छा असर हाँ, रहेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कनाडा से रिलेशन बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, आप देखिए, अभी जैसे एलन मस्क की आपने बात कही थी, स्टार्टिंग में सुना आपने एलन मस्क की बात कही, बिल्कुल सही बातें हैं। देखिए, अमेरिका के द्वारा ही ये पूरा का पूरा जो था, ये पूरा का पूरा अमेरिका बाइडेन प्रशासन के द्वारा ही मामला बढ़ाया गया है। जैसे ही आपके वहां पर आपका ट्रम्प साहब आए हैं, अब ट्रम्प साहब का 2 देखिए अभी समय लगेगा, नवंबर चल रहा है, वो जनवरी में ओथ लेंगे। तो अभी ये 2 महीने का कार्यकाल थोड़ा सा और डिस्टर्ब वाला रहेगा। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही ये ट्रम्प साहब शपथ ले लेंगे, आप देखेंगे लगातार क्या होगा, कनाडा के साथ जो रिलेशन खराब हुए हैं, इनमें या तो सुधार होगा, जस्टिन ट्रूडो की सरकार या फिर जाएगी। देखिए, जस्टिन ट्रूडो का जाना तो तय है। अब प्रश्न ये है कि एक तो इसमें अमेरिका का एंगल है और एक इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो की स्थिति कनाडा के अंदर बहुत ही खराब स्थिति है। वहाँ पे बहुत सारे सर्वे आप देखेंगे, बहुत सारे एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किए गए, उन सब का कहना ये है कि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है पहले के मुकाबले बहुत कम, यानी इवन ये है कि उनकी पार्टी के अंदर भी उनको पसंद नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति में उन्होंने चाहा कि एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए जिससे मेरे यहाँ के जितने भी इश्यूज हैं उन सबको मैं कवर कर लूं। और ये पुराना तरीका है, वो नेशनलिस्ट एंगल, राष्ट्रवादी एंगल, कनाडा फर्स्ट टाइप। जी, कनाडा फर्स्ट टाइम। और देखो, ये हमारे पुराना तरीका हम इसको कहते हैं। जब इंटरनेशनल इश्यूज हम देखते हैं तो किसी भी नेता की अगर कुर्सी गड़बड़ हो, या तो कोई ऐसा मुद्दा उठाए जिससे क्या है कि आपकी जो पब्लिक है आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाए, आपसे अटैच होना शुरू हो जाए, या फिर आप प्रेशर क्रिएट करो दूसरे देश की ओर। तो कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या किया, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया को टारगेट किया। और अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज एजेंसी थी जिसने जयशंकर जी का इंटरव्यू लिया, उसके बाद बैन लगाया, वो इंटरव्यू बैन किया। कमाल की बात आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो और कनाडा हो, तीनों का हेड ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन इस मैटर में लेके कुछ नहीं बोल रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रम्प आए, डोनाल्ड ट्रम्प का भी एक भी स्टेटमेंट जो है वो आपका भारत के अगेंस्ट नहीं और जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में नहीं। हाँ, बाइडेन का जरूर था। तो आप देखिए, 5 आइज कंट्रीज की हम बात करते हैं तो हम मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं 5 आइज के थ्रू भी हमारे ऊपर प्रेशर बनवा सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का एक भी बयान इस मैटर को लेकर नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का बयान इस मैटर को लेकर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी, जो वहां पर मंदिर पर हमला हुआ, जो बाद में पुलिस कह रही कि बाहर था, भाई बाहर था तो बिल्डिंग, अगर मंदिर के बिल्डिंग के बाहर भी अटैक हुआ था तो वो अटैक सही था। जैसे मंदिर के अलावा कहीं भी अटैक हुआ हो, हम मान लेते हैं अटैक होना तो गलत है नहीं। भाई, आप किसी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे मंदिर भी ना हो। हालांकि आपने खुद ही कह दिया कि ट्रूडो साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो हमला गलत हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भी स्टेटमेंट आया। नहीं, जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट आया था शुरू में, और इस सब को लेकर रिग्रेट उन्होंने रखा था। शायद वो समझ गए थे कि हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि जो हम 5 कंट्रीज की बात सोच रहे थे, वो भी क्या है कि जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल अकेले रह गए। अब उनका मुद्दा क्या था कि इस मुद्दे को और कैसे गर्म किया जाए, इसको कैसे हाइट किया जाए, हाइप किया जाए। अब हाइप करने का तरीका क्या था कि उन्होंने जासूसी शुरू की, उस पर भी हमारी ओर से प्रतिक्रिया दी गई थी। इसको और हाइप किया जाए तो क्या किया जाए, वीजा वाले नॉनसेंस बदल के रख दिए। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से कोई भी चेंजेस करते हैं तो पूरा प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद किया जाता है। लेकिन एकदम से रैंडमली सब कुछ होता जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज, एक श्रृंखला आप देखेंगे जिससे कि भारत के साथ संबंध जो है वो बिल्कुल इतने नीचे चले जाए, इतने चले जाए कि दूसरी जगह कोई आए भी तो उसको भी रिबिल्डिंग करने में समय मिले। और मौका की बात क्या, सिंपल सी बात ये है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है, या हम बात करें कि आपको बाइडेन प्रशासन था, उनकी मदद से, उनके कहने पर, उनके इशारे पर, और दूसरा अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए, यही 2 वजह हैं। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। और ये वजह मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जयशंकर जी ने भी इस बात को कहा है। इसके अलावा हमारा जो विदेश मंत्रालय का, आप देखिए विदेश मंत्रालय के जो हमारे स्पोक पर्सन होते हैं, जब भी वो विज्ञप्ति देते हैं, जब भी कनाडा के ऊपर बोलते हैं, तो बार बार ये बोलते हैं ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रूडो के अधिकारी, कि जस्टिन ट्रूडो ने उस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि उसको रिबिल्डिंग करने में हमें समय लग जाएगा अच्छा खासा। लेकिन कमाल की बात है कि भारत ने जितना मजबूती से मामले को संभाला और मजबूती से क्या किया कि कनाडा को जवाब लगातार दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से भारत की ताकत को दिखा रहा है, भारत की मजबूती को दिखा रहा है कि भारत किसी भी तरीके से किसी के भी प्रेशर में आकर दबने वाला नहीं है, काम को रोकने वाला नहीं है। भारत लगातार तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा।
भारत लगातार तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, जैसा बात इस वक्त निपुण आलम बयान कह रहे थे। फाइव आइज अलायंस की बात बीच में निकल कर आ रही है। मेरे दर्शक जरा सा समझ लें कि फाइव आइज अलायंस है क्या। इसमें खुफिया जानकारी साझा की जाती है। ये 5 देशों का गठबंधन है, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और न्यूजीलैंड है। ये सब मिलकर खुफिया जानकारियों को साझा करते हैं। और जब सबसे पहले निर्जर के मामले को लेकर कनाडा भारत के ऊपर हमलावर हुआ था, तब कनाडा ने इसी का हवाला दिया था। लेकिन बाद में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, उन्होंने इनपुट्स के आधार पर यह बात कही थी, सबूत हम बाद में देख लेंगे, मुहैया करा देंगे। हालांकि भारत लगातार कहता रहा, आपके पास प्रूफ क्या है, कम से कम हमारे साथ साझा तो कीजिए। लेकिन राम जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। राम जी, आपसे भी वही सवाल, और मैं सबसे बड़ा आप लोगों के साथ चर्चा करके मेरी नॉलेज बहुत बढ़ रही है कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट आज इस हालत में आया क्यों। राम जी, क्या चुनाव के एन पहले इतने बड़े फैसले होते हैं जिसमें कि एक बड़ी कम्युनिटी जो पंजाब, जो भारत की कनाडा जाया करती थी, अब वो जो मल्टीपल एंट्री वीजा है उससे वंचित रहेगी, कितना असर पड़ेगा। दूसरा, ये जो बाइडेन गवर्नमेंट ने क्या वाकई, जैसा हमारे साथ खुशहाल जी जुड़े हुए थे, यूक्रेन के मामले पर रूस के हक में भारत के खड़े होने का बदला लेने की कोशिश करते हुए ये सारे प्रोसेस को आग दी, हवा दी, और उसके बाद कनाडा उसका मोहरा बना। क्या ये हुआ, या फिर आपको लगता है कि अब ट्रंप कार्ड वहां पर चल गया है, तो अब ये सारी चीजें कुछ दिनों में कब हुई थी कि भी नहीं हुई थी, इस तरह की बात हो जाएगी। राम जी, जहाँ तक ये वीजा का सवाल है, ये एक इसको राजनीतिक लिंक ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वीजा की जो पॉलिसी होती है अकेले हिंदुस्तान के लिए होती तो हम मान सकते थे कि हम सब बदला लेने के लिए कर रहे हैं। उनकी एक नेशनल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, लेकिन उसमें लिबर्टी है और वहाँ के अधिकारियों को अधिकार है कि वो कितने समय का वीजा दे। और ऐसी परंपरा कई जगह है। 1970 में मैं स्वयं जब कनाडा गया था, तब भी मुझे जो है 6 महीने का वीजा मिला था। उस समय विजिटर उस पर ही गया था और मल्टीपल एंट्री भी था वो। तो देखिएगा, पर ये जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज होती रहती है परिस्थितियों के हिसाब से, उसको राजनीतिक उससे जोड़ना मेरे विचार में ठीक नहीं है। रहा सवाल ये वहाँ पर जो अभी फिलहाल ट्रूडो साहब का है हालचाल, वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कि ही इज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और पॉलिटिशियन तो रत्ती भर भी नहीं है। अब वो जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनके उसमें आकर, जैसे सोडी साहब ने बताया था, कितना सुंदर बताया था, 7 लाख और कितने हजार, 70,000 वहाँ पर हमारे सिख परिवार के लोग रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं। और अगर उसमें से 300 लोग आए थे, 300 लोगों को आंदोलन कहा गया, बताइए। तो बिल्कुल, यानी ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना हुआ। आप देखिएगा, आज हिंदुस्तान की हालत ये है कि आज अगर हम खुल के बात कर रहे हैं और अपने वो हिंदू भी कह रहे हैं, हिंदू लोग गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं और हम भारतीय हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन सब एक हैं, क्रिश्चियन भी यहाँ पर हैं। ये सब जो अराजकता आई थी, जो आक्रमण हुए थे, वो किसने रोके थे? सिख समुदाय अगर नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज हिंदुस्तान इस्लामिक देश बन गया होता। ये वही कौम है जिसने इतिहास को बनाया है और आज भी बना रहा है। और शायद गुरुओं के जमाने से ही ये बात थी, आप लोग सही करेंगे मुझे, कि हर परिवार अपने सबसे बड़े बेटे को सिख बनाता था। सिख बनाने का मतलब सिख धर्म में नहीं, रक्षा करने के लिए गुरु महाराज के आदेश पर। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जहाँ तक सवाल यह है, सिख और हिंदू या दूसरे भारतीय अलग कतई नहीं है, हम सबका खून एक है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हालांकि मुझे रिटायर हुए 25 साल हो गए, लेकिन इस समय में वर्तमान में एक सिख संस्थान है महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज इंदौर में, उसका चेयरमैन हूँ। सोचिए हमारी यहाँ कितनी समरसता है, यह किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो लोग जो है सिख समुदाय को एक अलग मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं उनके क्या मानसिकता है, क्या स्वार्थ है। हम सब एक हैं और एक मिलकर ही रहेंगे और निश्चित रूप से भारत का भविष्य इसमें निहित है। अब रहा सवाल ट्रूडो साहब की यह हालत क्यों हुई, इसके पीछे मेरे अपना विचार ये है, बाइडेन साहब की जो फिलॉसफी थी वो बहुत कुछ रोल प्ले कर रही थी। इसलिए कर रही थी, जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे पिछले चुनाव में, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा था अब की बार
ट्रम्प सरकार, उससे वो तिलमिला गए थे। उसका बदला लेने के लिए देखिए, अगर कोई अपराधी कहीं छिपा है और तो उसको आप जो है उस देश को तो नहीं सौंप रहे, बल्कि यहाँ मैं आपको ताजा खबर बता दूं, अभी ट्रम्प पर जो हमला हुआ था वेनेजुएला में, उनके के पास से गोली निकल गई जी, उस आदमी को तो मार दिया गया था। लेकिन FBI ने अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें जो खुलासा हुआ है, फरहान शकेरी करके जो व्यक्ति है ईरान में छिपा है, उसने फंडिंग किया था। 2 लोग पकड़े गए हैं वहां, एक को तो पॉप कहते हैं, एक को ब्रोकली कहते हैं। इनको FBI ने अच्छी तरह से उनकी पूजा आरती करके ये उगलवा लिया कि $5 लाख इस शकेरी ने उनको दिए थे। अब केवल इतना ही नहीं, ईरान ने एक और बड़ा हरकत करने की कोशिश की थी। जो कमांडर सुलेमानी को मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने जो अटेम्प्ट किए थे, कहां पर, अमेरिका में पहुंचकर वहां के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको मारने के लिए, कुछ उच्च अधिकारियों को मारने के लिए। और उसमें रोल किसने प्ले किया था? उसका नाम है आसिफ रजा मर्चेंट, 46 साल का है, पाकिस्तानी ISI का एजेंट है। तो सवाल ये उठता है कि जब वहां की FBI को पता है कि इसका बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से ये पाकिस्तानी ISI का एजेंट गया था, उनकी तो आपने आलोचना नहीं की, उन पर तो आरोप नहीं लगाया जी। और हमारे जो डिप्लोमेट थे, सीनियर डिप्लोमेट मिस्टर वर्मा, उनको कहते हैं इनको डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो बंद करिएगा, रद्द करिए, और इनको हमारे अदालत में आने की अनुमति दीजिए। और गिरफ्तार करना चाहते, नीचा दिखाना चाहते थे। ये सिर्फ जो है मेरे अपने विचार हैं। ये पॉलिटिक्स जो थी, किसकी थी? जो बाइडेन की। वही बात जो भारत के विदेश मंत्री अक्सर कहते हैं कि जो प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम है वो एशिया या वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं होती है, हो जाती है, और जो एशिया या बाकी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की प्रॉब्लम होती है वो बाकी किसी की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। इस तरीके का रुख रखते हैं यहाँ पर। आदित्य मेरे साथ, आदित्य जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, जहाँ पर रोका है राम जी ने, वहाँ से ही मैं बात सवाल को आगे रखता हूँ। कनाडा में या प्रेजेंट गवर्नमेंट के रेजीम में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा वर्ड है, यानी इस शख्स की हमें ज़रूरत है। भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा, उनके लिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया। और जगह जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, सुलेमानी मारा जाता है तब कभी कोई अमेरिका में इस तरीके की आवाज़ नहीं उठाता, या और कहीं ऐसा नहीं होता। जो अटैक होता, लीव इट, लादेन की भी अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान में जाकर अपने देश के दुश्मन को ढेर किया, या तो भारत सरकार लगातार कह रही है उसका हाथ नहीं है, और कनाडा इतना एग्रेसिवली ये सारे काम कर रहा है कि हाई कमिश्नर को निगरानी में रख रहा है और पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट में बता रहा है। ये क्या माना जाए? कनाडा नहीं चाहता कि रिलेशंस आगे बढ़े, या प्रेजेंट रेजिम नहीं चाहती रिलेशंस आगे बढ़े? ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई जी, और इसके अंदर मेरी ऑनेस्टली मैं दूर रहना चाहूँगा, क्योंकि ये किस कारण से है, कनाडा गवर्नमेंट के अपने क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। और जिस बारे में जानकारी ना हो उस बारे में ना बोलना बेहतर होता है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप इस बारे में नहीं बोलना चाहते, आपकी कुछ मजबूरियां जरूर होंगी कि इस ओपनली पता ही नहीं जी, मजबूरी कोई नहीं, पता ही नहीं जिस बारे में मुझे पता नहीं कनाडियन गवर्नमेंट के पास क्या कारण है, ठीक है, ये डिमांड करने के। तो जब मुझे मालूम ही नहीं तो बेकार में मैं टिप्पणी कर दूंगा। ठीक है, मैं राम श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूँ। राम श्रीवास्तव जी, आदित्य जी हमारे साथ, मैं बता दूं कि आदित्य जी एंटरप्रेन्योर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं कमसून कॉलेज कनाडा से, और उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये हर एक के बीच में मुद्दा घूमा है जहां पर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट इंडियन हाई कमिश्नर को बताया गया। क्या ये माना जाए अगर इस तरीके की चीज़ हो तो कोई कंट्री दूसरे कंट्री के लिए सीधे सीधे वर्ल्ड एरिना में इल्ज़ाम मढ़ रहा है? बिल्कुल गलत लगा रहा है, और इन इल्जामों का कोई मतलब नहीं है। अगर इस इल्जामों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती
तो कभी ना कभी नहीं, अगर क्या भारत की सरकार कनाडा के हाई कमिश्नर पर या यूएस के एम्बेसडर पर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लगा सकती है, या ऐसा शब्द लगाने के पहले सोचेगी? 10 बार सोचेगी, 100 बार सोचेगी, और उनको जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है उसके तहत हम इस तरह का कोई आरोप नहीं निपुण आलम बयान, क्या ऐसा नॉर्मल रूप में किया जा सकता है? पर्सन्स नहीं, ऑफ इंटरेस्ट नहीं, देखिए नॉर्मल भी नहीं कर सकते, और आप किसी तरह के अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन है, संबंध खराब वाली सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो वियना कन्वेंशन के तहत इस प्रकार की बातों को करना, इस प्रकार के किसी भी डिप्लोमेट्स के बारे में करना, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि इस पे भारत सरकार को बल्कि बाकायदा इसको वियना कन्वेंशन के थ्रू यूएन के अंदर मामला ले जाना चाहिए था। किस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद भी देखिए जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स रह गए उनके ऊपर भी वहाँ पे जासूसी कराई जा रही है। ये भी आपका वियना कन्वेंशन, इसके अलावा और भी जो डिप्लोमेट्स के लिए कन्वेंशन हुए हैं उन सब के क्या अगेंस्ट है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यही है, मैं जे सोढ़ी साहब के पास जाऊंगा, समय कम है। जे सोढ़ी साहब, दोनों ही सवालों का जवाब दें, क्योंकि मैं आपके एनालिसिस को हमारे दर्शक बहुत देखते हैं और समझते हैं। पहला, ये क्या इतना आसान है पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर देना? और दूसरा, क्यों कर रहा होगा कनाडा, प्रेजेंट रजीम कनाडा की ऐसा? हल क्या, रिजल्ट क्या मिलना है? राजीव जी, मैं आपके प्रश्न से पहले एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। जो पहले डिस्कशन हुआ था सारे विख्यात को पैनलिस्ट के साथ, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, रोज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, मैं आपके सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोई भी सच्चा सिख भारत या हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई तो छोड़ो, वो दिल में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सिखों के 5वें और 9वें गुरु ने अपनी जान कुर्बान की थी भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए। सिखों के 10वें गुरु ने अपने चारों बच्चों के शहजादों की कुर्बानी दी थी भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए। हिंदुओं की रक्षा के लिए ही सिख धर्म अवतरित हुआ था या बना था। सिख धर्म था ही रक्षा के लिए हम सबकी, ये बात सभी जानते हैं। जी राजीव जी, अभी मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, 1961 वीना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत जो कनाडा ने किया, चाहे भारत के डिप्लोमेट्स पे सर्वेलेंस किया, चाहे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया, ये सारा गलत है। क्योंकि जो 1961 वीना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो साफ बातें लिखता है क्या एक देश दूसरे देश के डिप्लोमेट्स पे कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर कनाडा के पास कोई सबूत था, उसे भारत सरकार को देना चाहिए था, भारत सरकार की तरफ से जवाब देखना चाहिए था, उसके बाद भारत सरकार को बोलना चाहिए था कि आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाइए और कार्रवाई करिए। लेकिन ऐसा कुछ कनाडा ने नहीं किया। कनाडा ने सीधा इल्जाम लगाए, और आज तक भारत सरकार कहती रही आप सबूत दीजिए, लेकिन कनाडा ने एक सबूत भी नहीं दिया। और जो आपका दूसरा प्रश्न है, ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इसलिए किया क्योंकि वो काफी दबाव में है। जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम है, और ये जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अगले चुनाव जो अक्टूबर अगले साल होने, उसमें जस्टिन ट्रूडो की निश्चित है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं खुशहाल सिंह जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। खुशहाल सिंह जी हमारे सब में सबसे वरिष्ठ हैं और बहुत डिटेल में उन्होंने बात रखी। खुशहाल जी, सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, सारी चीजें ठीक कैसे होंगी? ठीक तो बातें होती हैं जब हम किसी के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो उसको मजबूत करते हैं। तो हम तो कहते हैं इतना भाईचारा हमारा कनाडा में रहता है, भारतीय भाईचारा है, तो उसको के लिए हमें सभी भाईचारे जो साझ है उसको मजबूत करना चाहिए। और जो भी है, मीडिया भी है, उससे बड़ा रोल है इसमें, वो उसको अपना रोल निभाना चाहिए। क्योंकि जैसे पहले भी कहा जाएगा, एक तरफ की जो कवरेज है वो नहीं होनी चाहिए, जो भाईचारे की जो असलियत है। देखो, मेरे ख्याल से खुशहाल सिंह जी, इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और शायद मेरी किसी भी बात से आपको ये नहीं लगा होगा कि मैं किसी एक लाइन को लेकर आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए चाहता था क्योंकि आप लोगों के जरिए मेरे दर्शक समझें कि दिक्कत कहां है, क्यों नहीं दूर हो रही, क्यों कनाडा की प्रेजेंट रिजीम खुद को अलग थलग कर रही है, क्या उसके पीछे उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है या और कोई बात है। खैर, आप लोगों ने समय निकाला, मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और आप सभी मेरे साथ आए, मेरे प्रोग्राम को 4 चांद जरूर लगे।